हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 12th का लेसन नंबर 6 उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव अधिवास, उनके प्रकार और उनकी प्रमुख समस्या। बच्चों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने जनसंख्या के संबंधित जो टॉपिक था, जनसंख्या संगठन, उसके बारे में विस्तार के साथ हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमारा टॉपिक था प्रवास, मानव प्रवास, जो टॉपिक आपके 2020-21 12th बोर्ड के सिलेबस के अंतर्गत नहीं रखा गया, इसलिए हम उसके बारे में अध्ययन नहीं करें। लेकिन आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं लेसन नंबर 6 मानव अधिवास से संबंधित, वो आपके बोर्ड पैटर्न के अंदर है और उनमें से कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसको हटाया गया, उनके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मानव अधिवास की परिभाषा। मानव अधिवास की परिभाषा या मानव अधिवास किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। मानव अधिवास के स्थान पर यदि बच्चों आ जाए मानव बस्ती, मानव बस्ती, तो वही अर्थ होगा। आपको परिभाषा चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। तो पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास कहते हैं। सीधी भाषा में समझे तो मनुष्य द्वारा बनाए गए वे सभी ढांचे, मनुष्य द्वारा बनाए गए वे सभी ढांचे जो विकसित रूप में पाए जाते हैं और उन सभी ढांचों का जो समूह बनता है उसी को मानव अधिवास कहते हैं। तो आपको मानव अधिवास की परिभाषा पता चल गई है। अब एक विचारक रहे हैं प्रोफेसर विडाल दी ब्लास के अनुसार, आपको मालूम है तो बच्चों आपने प्रारंभ के अंदर लेसन नंबर 1 पढ़ा था, उसके अंदर एक विचारधारा पढ़ी थी संभववाद। कौन सी विचारधारा पढ़ी थी? संभववाद। अब संभववाद क्या विचारधारा थी? एक ऐसी विचारधारा जिसमें मानवीय शक्ति ज्यादा प्रबल होती है और प्राकृतिक शक्ति कमजोर मानी जाती है। यदि सीधी भाषा में बोले तो बच्चों एक ऐसा भूगोल या एवाना भूगोल की एक ऐसी शाखा जिसमें प्राकृतिक शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति अधिक प्रबल होती है, उसी को क्या कहा गया? संभववाद। और संभववाद के विचारक कौन थे? पॉल विडाल दी ब्लास। तो उन्होंने इस संभववाद विचारधारा की परिभाषा भी दी थी और वर्तमान के अंदर देखा जाए तो उन्होंने विडाल दी ब्लास के अनुसार बस्ती की परिभाषा क्या है? देखिए, मानव द्वारा स्वयं के आवास, मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना से मनुष्य जो अपने आप को उसके अंदर रहने के लिए रखता है और मनुष्य जो संपत्ति कमाता है या संपत्ति उसके पास होती है उसको सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया जो ढांचा है या संरचना है, उसी को उन्होंने पॉल विडाल ब्लास ने बस्ती कहा है। ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर अधिवासों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर अधिवास को दो भागों में बांटा गया है, एक अस्थायी अधिवास और एक है स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास ऐसे अधिवास जिसमें व्यक्ति रहने के लिए बार बार स्थान क्या करता रहता है? बदलता रहता है, उसी को हम अस्थायी अधिवास के अंदर लेते हैं। और ऐसा अधिवास जिसके अंदर व्यक्ति स्थायी रूप से रहना शुरू कर देता है उसी को स्थायी अधिवास कहते हैं। आपने बच्चों एक जनजाति पढ़ी होगी जो स्थान परिवर्तन करती है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने एस्किमोज जनजाति है वो भी स्थान परिवर्तन करती है और से बहुत सारी जनजातियां जो स्थान परिवर्तन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और राजस्थान के अंदर गाड़िया लोहार जो जाति के जो लोग होते हैं वो भी इसी प्रकार जीवन को जीने के लिए स्थान परिवर्तन कर करके आर्थिक क्रियाओं को करते हैं। अब लेते हैं अस्थायी अधिवास। व्यक्ति द्वारा बनाए गए ऐसे आवास जिसमें व्यक्ति कुछ समय रहने के पश्चात पुनः दूसरे स्थान पर बस्तियों को बसा लेते हैं, उसी को अस्थायी अधिवास
कहते हैं। यदि अस्थायी परिभाषा की परिभाषा पूछे तो सीधी सी भाषा में लिखना, व्यक्ति द्वारा बनाए गए ऐसे अधिवास जिसमें व्यक्ति कुछ समय तो रहता है लेकिन बाद में पुनः दूसरे स्थान पर जाकर नए भवन का निर्माण करके रहना प्रारंभ कर देता है, उसी को हम अस्थायी अधिवास के रूप में जानते हैं। फिर प्राचीन काल में लोग आखेट करते थे। कौन सी क्रिया करते थे? आखेट। अब आखेट करने के लिए उनको लंबी दूरी तक जाना पड़ता था, इसलिए उनको स्थान बार बार क्या करना पड़ता था? परिवर्तन करना पड़ता था। अब एक शब्द आया आखेट। आखेट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और एक पुनर्वाक को रिपीट कर देता हूं बच्चों कि आखेट का मतलब होता है जीवों का शिकार करना। जीवों का शिकार करना क्या कहलाता है बच्चों? आखेट प्रक्रिया कहलाती है। और आपने देखा होगा जो जनजाति जो लोग हैं वो अपने जीवन निर्वाह करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा अपनाते हैं। फिर है मौसम की अनुकूलता। मौसम की अनुकूलता, जहां पर मौसम ऐसा दिखे जो उनके रहने के लायक हो और अपने जीवन निर्वाह के लिए अनुकूल हो, वहां पर ये लोग क्या कर लेते थे बच्चों? बस्ती का निर्माण कर लेते थे। अब एक शब्द आया मौसम। यदि आपसे पूछ ले मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या है या मौसम से क्या अभिप्राय है, तो सीधी भाषा में लिखना है किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, किसी क्षेत्र में छोटे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन। किसी क्षेत्र में छोटे समय तक वायुमंडलीय दशा में जो होने वाला परिवर्तन है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? मौसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौसम। एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हो तो आपने देखा होगा सुबह किसी समय आपको धूप खिली होती है और शाम तक क्या हो जाए? वर्षा। तो एक ही दिन के अंदर अलग अलग प्रकार की जो प्रवृत्तियां बनी, उस प्रवृत्तियों को हम वायुमंडलीय दशाओं की जो प्रवृत्तियों को हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। क्या कहेंगे? मौसम। यदि लंबे समय तक बनती है तो वो किसमें आ जाती है? जलवायु में। किसमें आ जाती है बच्चों? जलवायु। जलवायु की यदि परिभाषा पूछे तो सीधे से लिखना है किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन होना। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दिशाओं में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? जलवायु। जिसके अंदर हम सर्दी, गर्मी जैसी ऋतुओं को हम लेते हैं। इसके अलावा जलवायु जो परिवर्तन है बच्चों वो कई वर्षों लंबे तक की माने जा सकते हैं। 10 वर्ष का, 15 वर्ष का जो जलवायु परिवर्तन आता है उसको हम इसमें लेते हैं। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जलवायु से संबंधित आते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे अपन को जलवायु संबंधित छायाचित्र, जलवायु संबंधित छायाचित्र है वो कहां से प्राप्त होते हैं? जैसे वर्तमान में हमें पुणे से प्राप्त होते हैं, आजादी से पहले हमें शिमला से प्राप्त होते थे और उसी के छायाचित्र के माध्यम से हम उस क्षेत्र की जलवायु दशा का विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर है पशुचारण। पशुचारण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। पशुचारण तो पशुओं को चराने से संबंधित, पशुओं को चराने से संबंधित अर्थव्यवस्था को पशुचारण
कहते हैं। और भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनका मुख्य पेशा पशुचारण से भी संबंधित रखते हैं। पशुचारण से एक शब्द आता है पशु, चारण के बाद चारागाह, चारागाह। तो सीधा से याद रखना, पशुओं को चराने का स्थान, पशुओं को चराने का स्थान क्या कहलाता है बच्चों? चारागाह कहलाता है। और आपको मालूम होना चाहिए विश्व के अंदर अलग अलग प्रकार के चारागाह क्षेत्र का विकास किया गया है। अब अपन लेते हैं विश्व के प्रमुख चारागाह क्षेत्रों के बारे में जाने, तो आपको स्टेपीज है, वेडल्स है, ये सारे क्या है? विश्व के प्रमुख चारागाह क्षेत्र। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट की बात करें, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के समय को ध्यान में रखते हुए इनके लिए निर्मित किया जाता है। एक बार पुनः पूरा वाक्य को पढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोग आर्किड को ध्यान में रखते हुए, मौसम की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए, पशुचारण को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए वो क्या कर लेते थे? अधिवासों का निर्माण कर लेते थे। उसी को हम क्या कहते हैं? अस्थायी अधिवास। तो अस्थायी अधिवास बनाने के इन सभी बिंदुओं को महत्वपूर्ण योगदान उनका रहता था। वर्तमान में इस प्रकार की बस्ती का निर्माण नागा जनजाति के लोग करते हैं। कौन से जनजाति के लोग? नागा जनजाति के लोग, जो भारत के अंदर कहां पाए जाते हैं? नागालैंड में। कहां पाए जाते हैं? नागालैंड क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की जनजाति के जो लोग होते हैं वो अस्थायी अधिवास बनाकर निवास करते हैं। अब इस क्षेत्र की बात करें तो विश्व के अंदर बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां विकसित हैं। और इस प्रकार की बस्ती का मतलब क्या हुआ? अस्थायी बस्ती विकसित है। जैसे मध्य एशिया में के स्टेपीज मैदान में किर्गिज जनजाति, और मध्य एशिया के जो स्टेपीज प्रदेश है वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? किर्गिज। कौन सी? किर्गिज। और इनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं कि जनजाति टॉपिक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, और थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं कि स्टेपीज जो घास का मैदान कहाँ है, इसके अलावा प्रमुख घास के मैदान यहां पर लिख रहे हैं, प्रमुख घास मैदान। ठीक है बच्चों, और यहां पर लिखते हैं देश। तो पहला हम लिखते हैं सबसे पहले स्टेपीज घास मैदान। स्टेपीज घास मैदान है वो कहां पर आया बच्चों? यूरेशिया में। कहां पर है? यूरेशिया में है, जहां पर अभी हमने पढ़ा कौन सी जनजाति पाई जाती है? किर्गिज। कौन सी जनजाति पाई जाती है? किर्गिज। दूसरी हम घास के मैदान की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अंदर पाया जाने वाला कौन सा है? पेरिज घास मैदान। तो यह कौन से देश में आया हुआ है? उत्तरी अमेरिका में, महाद्वीप के अंदर। ठीक है बच्चों, फिर अपन तीसरे की बात करें तो उत्तरी अमेरिका के नीचे कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के अंदर कौन सा है? पंपाज घास मैदान। पंपाज घास मैदान है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है कौन सा? अर्जेंटीना जहां क्षेत्र है उसके अंदर ये घास का मैदान मुख्य रूप से पाया जाता है। फिर अपन चलते हैं चौथे नंबर पर अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर क्या सा है? वेडल्स। अफ्रीका का घास का मैदान का नाम क्या है? वेडल्स है, याद रखना। तो यहां पर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, फिर अपन ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपका कौन सा है? डाउन्स घास मैदान। डाउन्स घास मैदान कहां है आपका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, फिर अपन छठे बात करें कैटरबरी घास मैदान। कैटरबरी घास मैदान कहां पर है बच्चों? न्यूजीलैंड। कहां पर है? न्यूजीलैंड। फिर अगले घास की मैदान की बात करें पाकलैंड। पाकलैंड घास मैदान कहां पर है? घास मैदान तो वो कौन से है? दक्षिणी अफ्रीका।
देश के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये सारे विश्व के प्रमुख क्या हुए, घास के मैदान, और इन घास के मैदानों के अंदर विश्व की विभिन्न प्रकार की जो जनजाति जो लोग हैं वो इस घास के मैदानों के अंदर भी कहीं कहीं निवास करते हैं। जैसे एक तो हमारे स्टेपेज के अंदर किर्गिज जनजाति के लोग रहते हैं। उसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें देखते हैं तो दूरी क्षेत्रों में एस्किमो, दूरी क्षेत्रों के अंदर कौन से लोग रहते हैं, एस्किमो। अब अपन थोड़ा सा दूरी क्षेत्र के एस्किमो के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम आगे। तो दूरी क्षेत्र के जो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं बच्चों, वो मुख्य रूप से आपको पता ही है कनाडा, अलास्का, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया, इन सभी क्षेत्रों के अंदर, कनाडा के अंदर, अलास्का के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है बच्चों, एस्किमो, जिसका शाब्दिक अर्थ है कच्चे मांस खाने वाले तथा बर्फीले इलाकों में रहने वाले। और आपने इनके बारे में देखा कि ये जो लोग हैं किस प्रकार अपनी जीवनचर्या करते हैं, किस प्रकार उनके आर्थिक क्रियाएं हैं, किस प्रकार उनकी आखेट की प्रक्रिया है, और किस प्रकार वह उनका समाज आधुनिक समाज के संपर्क में आने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उन सब के बारे में हमने एस्किमो के अंदर पढ़ा है। और एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में रहते हैं, दूरी प्रदेशों के क्षेत्रों में रहते हैं, बर्फीले के इलाकों के अंदर, और कच्चा मांस खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। फिर अपन देखते हैं अरब और सारा मरुस्थल के अंदर बट्टू जनजाति, अरब और सारा, तो अरब मरुस्थल के अंदर कौन रहती है, बट्टू जनजाति, कौन सी, बट्टू जनजाति। और कालारी मरुस्थल में बूसमैन जनजाति, ये सब के सब अस्थायी घर बनाकर निवास करते हैं। तो आपने देखा अरब का बट्टू जनजाति और कालारी मरुस्थल का बूसमैन जनजाति के जो लोग निवास करते हैं। और यदि हम बूसमैन जनजाति की बात करें तो मुख्य रूप से ये कहां पर पाए जाते हैं, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहां पर आया हुआ है बच्चों, अफ्रीका के अंदर। कहां पर है, अफ्रीका के अंदर महाद्वीप में। और इसके अंदर देखते हैं तो कौन कौन से देश आते हैं, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो कालारी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंदर कौन सी जनजाति रहती है, बूसमैन जनजाति। ये भी लोग अपने शिकार तथा विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चों, बूसमैन जनजाति के जो लोग हैं वो जीवन निर्वाह करने के लिए कच्चा मांस तथा विभिन्न प्रकार के कंदमूल खाकर अपने जीवन निर्वाह करते हैं। तो एक बार पुनः इस पूरे टॉपिक को वापस देख लेते हैं। विश्व के बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती, जैसे मध्य एशिया के अंदर कौन सा घास का मैदान है, स्टेपीज घास का मैदान है, जिसके अंदर किर्गिज जनजाति रहती है। दूरी क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति निवास करती है। अरब मरुस्थल के अंदर बट्टू जनजाति के लोग रहते हैं। और सारा मरुस्थल के अंदर कालारी मरुस्थल आता है, उसके अंदर बूसमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो निवास करते हैं। और अब आपसे एक शब्द आता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, सारा मरुस्थल माना जाता है। और यहाँ पर बूसमैन जनजाति, बट्टू जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। अब हम देखते हैं अगले बिंदु की बात करें, वो कौन सी बस्ती हुई, स्थायी बस्ती। स्थायी बस्ती की परिभाषा सीधी सी हम देखें, एक ऐसी बस्ती जिसमें लोग स्थायी रूप से निवास करके अपने जीवन का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थायी बस्ती। अब स्थायी बस्ती के बारे में यदि हम विश्लेषण के साथ देखें तो इसका पहला बिंदु यही होता है कि ऐसी बस्ती जिससे व्यक्ति रहने के लिए स्थायी रूप से आवासों का निर्माण करता। पहले अस्थायी में अस्थायी आवासों का निर्माण करता था, अब स्थायी बस्ती के अंदर बच्चों स्थायी बस्ती का निर्माण करके जीवन निर्वाह करते हैं। फिर अगला बिंदु देखते हैं, विश्व में स्थायी बस्ती का निर्माण की प्रक्रिया उत्तर पाषाण काल से
स्थायी कृषि की प्रक्रिया के साथ स्थायी बस्ती का निर्माण हुआ। आपसे सवाल पूछ ले कि विश्व में स्थायी बस्ती का निर्माण की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई, तो कौन सा काल बताओगे? उत्तर पाषाण काल के अंदर। कौन सा काल बताओगे? उत्तर पाषाण काल के अंदर स्थायी बस्ती के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। किस क्रिया के साथ हुई थी? कृषि क्रिया के साथ। कौन सी क्रिया? कृषि क्रिया। याद रखना, प्राचीन काल का मुख्य जो व्यवसाय था वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। फिर बाद में इसका क्या हो गया? कृषि क्रिया हो गई। और कृषि क्रिया हुई उस समय लोग स्थायी रूप में रहने लगे, और जब कृषि क्रिया नहीं हुई और पशुपालन क्रिया करते थे, जब उस समय अस्थायी बस्ती के रूप में रहते थे, क्योंकि पशुओं को चराने के लिए उनको लंबी दूरी का अध्ययन करना पड़ता था या लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब एक शब्द आया है कृषि। यदि पूछ ले आपसे कृषि क्या है, तो याद रखना कृषि शब्द लैटिन भाषा का एग्रीकल्चर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी या मृदा, कल्चर यानी जुताई। कल्चर यानी जुताई, अर्थात पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन क्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये बच्चों किसकी परिभाषा हुई? कृषि की हुई, जिसमें कृषि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो एग्री यानी मृदा होता है, कल्चर यानी जुताई होता है, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारी क्रियाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कृषि। देखो बच्चों, यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, थोड़ी सी कट हो गई। यहाँ पर आपको लिखना होगा मिट्टी की जुताई या मृदा की जुताई करना। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन क्रिया भी इसके अंतर्गत आती है। तो वापस देखना, कृषि शब्द लैटिन भाषा का एग्रीकल्चर से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मृदा, कल्चर यानी जुताई, अर्थात मृदा की जुताई करने, इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अब हम नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। मानव बस्ती का स्थायित्व के मुख्य या निम्न बातें कौन कौन सी है, जिसके माध्यम से हम मानव अधिवास या बस्ती को बसा सकते हैं। पहला बिंदु है स्थानीय संचित संसाधन। स्थानीय का मतलब होता है बच्चों क्षेत्र विशेष से। किससे मतलब होता है? क्षेत्र विशेष से। और क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो संसाधन हैं उसको स्टोर करने के लिए या संचित करने के लिए किसी स्थान की जरूरत पड़ती है, उसी को स्थानीय संचित संसाधन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब एक शब्द आया संसाधन। क्या होता है? तो सीधी सी परिभाषा याद रखना, वे सभी पदार्थ या तत्व, वे सभी पदार्थ व तत्व जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे आपको लगी भूख, क्या लगी आपको? भूख। तो आपकी आवश्यकता क्या है? भोजन। क्या है?
भोजन, और भोजन में आप कुछ भी मान सकते हो, चाहे सेव है, केला है, या गेहूं की रोटी है, सब्जी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो आपकी लगी भूख है, आपको आवश्यकता है भोजन की, और जब ये आपको भोजन मिल जाता है और आपकी आवश्यकता की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। और जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हुई तो वे पदार्थ क्या बन गए, संसाधन। क्या बन गए, संसाधन। तो याद रखना कि जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता के अनुसार वो चीज मिल जाती है तो उसी तत्व को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। और आपको नोट करके याद रखना है बच्चों, मनुष्य मानव स्वयं भी एक संसाधन है, इसलिए इसे मानव संसाधन भी कहते हैं। अब आपको कैसे मानव खुद एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, तो नोट के अनुसार याद रखना बच्चों, जब कोई मनुष्य या मानव देश के आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में योगदान देना शुरू कर देता है, योगदान देना शुरू कर देता है, तो वह मानव संसाधन कहलाता है। वो तो वह मानव संसाधन कहलाता है। यह बात हुई, याद रखना। तो मनुष्य स्वयं भी एक संसाधन है, कब है, जो देश के आर्थिक विकास में योगदान देना शुरू कर देता है। लेकिन सभी मनुष्य संसाधन नहीं है, सभी मनुष्य मानव संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण है बच्चों कि जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं उनके ऊपर ऑलरेडी अभी पैसा खर्च करना पड़ रहा है, उनके विकास पर खर्च करना पड़ रहा है, वो देश के विकास में योगदान नहीं दे रहे, इसलिए उनको सभी मनुष्य मानव संसाधन के रूप में नहीं आते। लेकिन बच्चों याद रखना, देश के भावी मानव संसाधन है, बच्चे देश के भावी मानव संसाधन है। जबकि बूढ़े होते हैं वो पहले देश के मुख्य मानव संसाधन थे, लेकिन अभी बुजुर्ग होने के कारण वो अब देश के विकास में योगदान नहीं दे पा रहे, लेकिन वो भी पहले देश के विकास में योगदान देते थे। बाह्य विश्व से संबंध, यदि हमारे बाहरी क्षेत्रों से संबंध अच्छे रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो उस क्षेत्र में बस्ती को बसाना या लोगों को बसाना या गांव को बसाना क्या होगा, आसान होगा। यदि आपके जो संबंध नकारात्मक रहे तो उन क्षेत्रों के अंदर बस्ती लोगों को बसाना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल। पॉजिटिव रूप के अंदर देखते हैं तो आपने देखा होगा भारत नेपाल के बीच में ज्यादा तनाव नहीं होता है, तो इनके आसपास बस्ती बहुत ज्यादा बसी हुई है। लेकिन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हमारे संबंध नकारात्मक रूप होने के कारण वहां पर विभिन्न प्रकार की अशांति होती रहती है, जिसके कारण वहां पर लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं, और आदिवासियों का निर्माण भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो इस तरह मानव के विश्व के साथ जो संबंध होते हैं या देशों के साथ संबंध होते हैं वो भी बस्ती को बसाने में बड़ा योगदान देते हैं। सुरक्षा, आपको मालूम ही है बच्चों, जीवन जीने के लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सुरक्षा। क्या होनी चाहिए, सुरक्षा। आपको जब सुरक्षा मिलेगी तो आप उन क्षेत्रों में बसना ज्यादा प्राथमिकता देंगे। इसीलिए लोग बॉर्डर की जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां पर लोग कम रहते हैं, जबकि देश के आंतरिक भाग के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा निवास करते हैं। भावी उन्नति की संभावना, यदि हम देखते हैं यदि कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर वर्तमान में कोई प्रकार का विकास देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि किसी क्षेत्र के संपर्क में आ जाने से इस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तो लोग उन क्षेत्रों के अंदर बस्ती बसाकर रहना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जोधपुर से यदि 5 किलोमीटर दूर हम कोई जगह या प्लॉट लेते हैं और वहां पर हम कोई बस्ती का निर्माण या कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं, तो उसका क्या अपन की सोच रहेगी, हो सकता है फ्यूचर के अंदर जब जोधपुर का विकास होगा तो वो 5 किलोमीटर तक वो क्षेत्र फैल जाएगा, तो हमारी जो वर्तमान जो स्थिति है जो आर्थिक विकास से दुर्लभ है वो फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा विकास करेगी और इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा क्या होगा, आगे विकास हो जाएगा। तो इसी विचारधारा को लेकर वो आसपास के क्षेत्रों में बस्ती का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं।
फिर है धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। देखो किसी भी बस्ती को बसाने में धार्मिक कारक का बड़ा योगदान होता है और साथ में आर्थिक कारक का भी योगदान होता है। जिन क्षेत्रों के अंदर या जिन क्षेत्रों के पास कोई औद्योगिक सेक्टर होता है, उन औद्योगिक सेक्टरों के आसपास देखते हैं तो सबसे ज्यादा आदिवासियों का निर्माण होता है, क्योंकि बच्चों आपको स्वयं मालूम है कि इन उद्योगों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोजगार की क्या मिलती है, प्रवृत्ति मिलती है, और इसी रोजगार की प्रवृत्ति के कारण लोग नगरों के अंदर जो औद्योगिक सेक्टर है वहां पर अधिक लोग निवास करते हैं। एक शब्द है आर्थिक क्रिया या आर्थिक कारक। अब आपसे पूछ ले आर्थिक क्रिया क्या है, तो सीधी सी याद रखना बच्चों, वे सभी क्रियाएं जिससे मानव को आय की प्राप्ति होती है। वे सभी क्रियाएं जिससे मनुष्य को किसकी प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। और आपको मालूम ही है मुख्य रूप से आपकी आर्थिक क्रिया को जब 10 तक थे आपने तो 3 प्रकार की पढ़ी थी, वर्तमान अब कितने पढ़ोगे आप, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानोगे। जैसे प्राइमरी एक्टिविटी मतलब प्राथमिक क्रिया, ऐसे क्रिया जिससे व्यक्ति को किसकी प्राप्ति हो, आय की प्राप्ति हो, वो तो आर्थिक क्रिया कहलाती है। जबकि प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का जब हम सीधे ही उपयोग में ले लिया जाता है उसी को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया की परिभाषा आपको मालूम हुई होगी, वे सभी क्रियाएं जो प्रकृति से हमें जो भी तत्व मिलेगा हम उसका सीधा ही क्या कर लेंगे, उपयोग कर लेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, आर्थिक क्रिया कहेंगे। अब द्वितीय क्रिया जो प्रकृति से प्राप्त जो तत्व होता है बच्चों, उसका रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बना दिया जाता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रिया। फिर आती है तृतीयक क्रिया, सेवाओं से संबंधित होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं बच्चों, तृतीयक क्रिया कहते हैं। फिर अपन क्या होती है चतुर्थ क्रिया, वे सभी क्रियाएं जिसके अंदर शोध अनुसंधान संबंधित क्रियाओं का की जाती है उसी को चतुर्थ क्रिया कहते हैं। और पंचम क्रिया की बात करें तो वे सभी क्रियाएं जिसमें स्वर्ण कोलर तथा उच्च विचारधारक जो लोग रहते हैं उसी को हम पंचम क्रिया के अंतर्गत लेते हैं। फिर हमारा जो बिंदु है मानव अधिवासों के निर्माण का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम मानव अधिवास या बस्ती का निर्माण करते हैं। तो इसका पहला कारण है भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए। तो भौतिक वातावरण की कठोरता का मतलब होता है जो हमारे जीवन के अंदर घटित होने वाली वो ऋतु है जिसमें सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, वर्षा भी आती है। तो इन सर्दी गर्मी वर्षा की कठोरता को कम करने के लिए या उनको सहन करने के लिए किसका निर्माण करता है मनुष्य, अधिवासों का निर्माण करता है, क्योंकि वे अधिवास है इसके प्रकोप को क्या कर देता है, कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब बारिश आती है और सीधा आपके ऊपर जल गिरता है और उसके कारण आपको विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। यदि हम घर होता है तो उसके अंदर हम आराम से बैठ सकते हैं, हमारे ऊपर पानी भी नहीं गिरेगा, हम अच्छी तरह से सो सकते हैं, हमारे जो अनाज है वो सुरक्षित रह सकते हैं। ये सारी क्रिया आसानी से हो इसलिए वो अधिवास का निर्माण करते हैं। मौसमी परिस्थितियों में भी सुरक्षा मिले, मौसमी परिस्थिति का मतलब सर्दी गर्मी वर्षा, उसमें भी क्या मिले, सुरक्षा। खाद्य उपयोगी सामग्री के भंडारण है, तो हमारे जब खेतों में बोए गए जब उत्पाद अधिक हो जाता है, क्या होता है, उत्पाद अधिक हो जाता है, तो उन उत्पादों की सुरक्षा के लिए और उनको भंडारण करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अधिवासों की जरूरत पड़ती है। फिर जंगली जानवरों से सुरक्षा, यदि हम खुले क्षेत्र में या जंगलों के ऐसे ही खुले क्षेत्रों में निवास करेंगे तो हमारे जो पालतू जानवर उनको या स्वयं को जंगली जीव चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनसे सुरक्षा मिले इसके लिए क्या बनाता है, वो अधिवास का निर्माण करता है। फिर अगला बिंदु सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और आर्थिक शैक्षणिक कार्यों के लिए, और भवन के निर्माण के दौरान हम उनके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया कर सकते हैं, धार्मिक पूजा पाठ क्रिया कर सकते हैं, आर्थिक क्रिया मतलब उसके अंदर रोजगार की प्रवृत्ति अपना सकते हैं, और शैक्षणिक कार्य मतलब उसके अंदर बच्चों को शिक्षा तथा शिक्षा संबंधी गतिविधियां भी अधिवास हो तो उसका करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो बच्चों आज आपने मानव अधिवास
प्रकार और उनकी प्रमुख समस्या जो टॉपिक था, जो लेसन था, उसके अंदर आपके अधिवास की परिभाषा, अधिवास के जो उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण था उसके बारे में, और साथ भी आपने देखा कि अधिवास को निर्मित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अधिवास को बनाने के लिए किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, उन सब के बारे में पढ़ा। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर प्राकृतिक रूप से जो बस्तियों का जो वर्गीकरण है, जो ग्रामीण अधिवास है, नगरीय अधिवास है और उनकी प्रमुख समस्याओं से संबंधित टॉपिक हैं, उन सब के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।